हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th की प्रकृति की कार्य पुस्तिका को करेंगे। तो इसमें सबसे पहला लेसन है हमारा परिवार, कल, आज और कल। तो हमने अपने परिवार के बारे में बुक से हमने प्रकृति की बुक से पढ़ रखा है। फिर यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, आपके परिवार में कौन कौन रहता है। तो बच्चों, आपके परिवार में जो लोग भी रहते हैं, जैसे मेरे परिवार में दादा दादी, माता पिता और भाई बहन रहते हैं, तो आप इनको लिख देंगे। अगर दादा दादी नहीं रहते हैं तो केवल माता पिता और भाई बहन लिखेंगे। अगर आपके परिवार में चाचा चाची भी रहते हैं तो आप उनको भी लिखेंगे। तो जो लोग भी आपके परिवार में रहते हैं आप उनका नाम लिखेंगे। फिर हमारा सेकंड नंबर पर है, आपको शहर या गांव में से कौन अच्छा लगता है और क्यों। तो हमें तो गांव अच्छा लगता है। मुझे गांव अच्छा लगता है क्योंकि गांव में शांत वातावरण, हरियाली एवं प्रकृति से जुड़ाव होता है। फिर थर्ड नंबर पर है, शहर की क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है, शहर में अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है जो मनुष्यों के लिए लाभदायक है, इसलिए शहर की ये बातें अच्छी होती हैं। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर है, गांव एवं शहर की जीवन शैली में क्या क्या अंतर होते हैं। तो गांव की जीवन शैली और इधर शहर की जीवन शैली है। तो गांव की जीवन शैली जो होती है, गांव हरे भरे एवं स्वच्छ होते हैं, गांव छोटे होते हैं, जनसंख्या कम होती है गांवों में, खेती पशुपालन एवं छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, और क्या होता है, सरल एवं पारंपरिक जीवन होता है गांव में। अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि गाँव में ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो हमें शहर जाना पड़ता है। फिर सामाजिक मेल जोल अधिक होता है, जैसे हम लोग गाँव में सभी के नाम जानते हैं, कुछ भी होता है तो सभी के यहाँ सब लोग जाते हैं और हम लोग भी सबको बुलाते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है कि शहर में हरियाली का अभाव होता है, शहर बड़े होते हैं, जनसंख्या अधिक होती है, पेशेवर बड़े उद्योग भी होते हैं वहाँ पर, आधुनिक जीवन शैली होती है, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य होता है वहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होती हैं, सामाजिक मेलजोल की कमी होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी कोई भी जो घर होते हैं तो हम लोग आस पड़ोस वाले घरों के ही लोगों को नहीं जानते हैं, है ना, जो गांव में हम लोग सबको जानते हैं। तो फिफ्थ नंबर पर क्या है, आपके आसपास या आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो अपना गांव छोड़कर शहर में रहने चला गया है, इस उसके गांव छोड़ने के कारणों को लिखिए। तो आपके भी गांव में बहुत लोग होंगे ऐसे ही। हमारे यहाँ कक्षा 5 की एक स्टूडेंट थी जिसने क्या किया कि वो अपने पापा के साथ लखनऊ या बाराबंकी कहीं चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पापा की शहर में जॉब लग गई थी। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, हर्षिका अपने पिताजी के साथ शहर में रहने चली गई क्योंकि उसके पिताजी की को शहर में रोजगार मिल गया था। तो ऐसे ही आप लोग भी बच्चों कोई कारण सहित जिसका होगा तो आप लिख सकते हो, अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप लोग नहीं लिखेंगे। फिर हमारा मेरा परिवार एवं मेरी प्रेरणा लेसन 2 पे हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर है, मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है। तो मदद शब्द का अर्थ होता है किसी की सहायता करना। फिर दूसरे नंबर पर है, क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है। नीचे दी गई तालिका में लिखना है हमें। तो किसकी मदद की है, अपने दोस्त की। ओके, कहाँ मदद की, कक्षा में। क्यों मदद की, उसके पास पेंसिल नहीं थी। किस काम में मदद की, उसको लिखने के लिए पेंसिल देकर। ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के पास पेंसिल नहीं, इरेजर नहीं, तो आप लोग दे देते हैं। कोई अगर आया नहीं तो दूसरे दिन आप उसका काम पूरा करवा देते हैं, है ना। फिर अगले उस पे देखेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर पर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। आप आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की कैसे मदद करते हैं। तो हम लिखेंगे, हाँ, हमारी दादी जो कमज़ोर होने के कारण ठीक से चल नहीं पाती हैं, हम उनकी चलने में मदद करते हैं, उनको खाना देने में और उनका बिस्तर लगाने में मदद करते हैं। फिर 2 नंबर पर है, यदि आपकी दादी चल नहीं पाती हैं तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे। तो सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो इसमें उपरोक्त सभी होंगे क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं।
फिर नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो अपनी कक्षा में शांत वातावरण बनाए रखकर आप लोग शोर नहीं मचाया करिए। बच्चों, हम अपनी कक्षा की सफाई करके और गंदगी ना फैलाकर कक्षा के कार्यों में सहायता कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर है, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई नदी या तालाब में डूब रहा है तो तैर सकते हैं, तो तैर कर आप उसकी मदद करेंगे। यदि कोई कुएं में गिर गया है, आपको तैरना नहीं आता है, तो सबसे पहले रस्सी फेंक कर उसको पकड़ कर बाहर निकलने के लिए कहेंगे और रस्सी को खींचेंगे बाहर की तरफ। फिर हम अगला फर्स्ट नंबर पर देखेंगे, आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है लेकिन कॉपी लाना भूल गया है। तो क्या यह सही है और क्यों। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसने गृह कार्य पूरा भी नहीं किया और झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलना तो बहुत गंदी बात है ना बच्चों। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है। मेहुल से कांच का ग्लास टूट गया है और वह मम्मी से कहता है कि उससे ग्लास टूटा है, तो ये भी सही है। सौम्या अपने शिक्षक को बताती है कि उसने होमवर्क नहीं किया है, ये भी बिल्कुल सही है। रोहित बेंच के नीचे गिरा हुआ रुपया उठाकर अपने शिक्षक को दे देता है, ये भी बिल्कुल सही है। जयेश कहता है कि उसने गणित के उदाहरणों के लिए अपने बड़े भाई की मदद ली है, ये भी बिल्कुल सही है। सच बोलना तो बिल्कुल सही है ना बच्चों। तो इसमें सभी को ईमानदार कहेंगे, इस पर हम टिक लगा देंगे। यदि आपके दोस्त को आपकी कक्षा के एक बच्चे का रबर पसंद आ गया है और वह उसे बिना पूछे घर ले जाता है, आप उसे क्या सलाह देंगे। हम उसे यही सलाह देंगे कि बिना पूछे किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसे चोरी कहते हैं और चोरी करना गलत बात है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट नंबर पर है, पूजा अपने दोस्तों के साथ कभी भी कोई भी वस्तु नहीं बांटती है, तो क्या यह सही है और क्यों। यह बिल्कुल भी बच्चों सही नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों के साथ वस्तुएं बांटकर प्रयोग करनी चाहिए, इससे प्रेम भाव बढ़ता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है, रीता की मम्मी बहुत बीमार हैं, उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो घर के कामों में उनकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उनकी मदद नहीं करती है और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है, तो क्या यह सही है और क्यों। नहीं, मम्मी के बीमार होने पर हमें उनके सभी कार्यों को करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड नंबर पर है, यदि रीता की जगह आप होते तो क्या करते। मैं दोस्तों के साथ खेलने की बजाय मम्मी के सभी कार्यों को करती। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे और अगर इसके अकॉर्डिंग आपने कभी अपने घर में ऐसा काम किया है तो लिखेंगे, अगर नहीं हुआ है कभी तो आप लिख देंगे नहीं। फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो आपको पसंद है या आप जिसे करना चाहते हैं। तो बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल सही है, कक्षा में शोर मचाना बिल्कुल भी गलत है, चोरी करना बिल्कुल गलत है, किसी से झगड़ा नहीं करना बिल्कुल सही है। फिर है, दोस्तों से झगड़ा करना गलत है, ज़रूरतों की मदद करना सही है, साफ सफाई रखना बिल्कुल सही है, सच बोलना बिल्कुल सही है। ये आदतें हमें हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। फिर हमें सेकंड नंबर पर क्या है, हमें किसी व्यक्ति की मदद कब करनी चाहिए। यदि सही विकल्प पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो पहले नंबर पर है, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब कोई बच्चा परीक्षा के समय नकल करता है तो उसकी मदद बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो बिल्कुल हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन और बोल नहीं सकते हैं, उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए हमें। आपके पड़ोसी के घर किसी समारोह का आयोजन होता है तो उसमें भी हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की। थर्ड नंबर पर है, निम्नलिखित परिस्थितियों को समझकर तालिका में लिखिए। यदि
रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो हम उसकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिससे उस व्यक्ति की रक्षा हो सके, उसका जीवन बच सके। यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत गलती से कम लेता है, कभी कभी दुकानदार भूल जाता है ना, तो ज़्यादा पैसे हमें वापस कर देता है या फिर कम पैसे ले लेता है, तो उन्हें हम बताएंगे क्योंकि दुकानदार का इससे नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि दुकानदार का नुकसान ना हो। यदि आपसे आपके पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है, हम उन्हें सबसे पहले बताएंगे, तब वह बाज़ार से मरम्मत करवाएंगे। ये हमें फिल करना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या आपके आस पास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती हैं? उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती होगी? तो हाँ हैं, उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके इशारों को समझेंगे और उनको समझाएंगे भी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता है? यदि हाँ, तो किस तरह की मदद की है? हाँ, उनको रास्ता दिखाकर। फिर हमारा नेक्स्ट पेज पर है, क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है? क्या देखा है और कहाँ देखा है? तो हाँ, ट्राईसाइकिल बांटते हुए विकासखंड में उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा हमने देखा है। फिर नेक्स्ट नीचे दी गई सारणी को भरिए। शारीरिक समस्या है, जो देख नहीं सकते हैं तो उन्हें क्या क्या मुश्किलें आती हैं? देखने वाली और वस्तुओं को पहचानने वाली समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए हम कौन से उपकरण की सुविधा ले सकते हैं? ब्रेल लिपि, चश्मा और स्टिक की सहायता ले सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर है, जो सुन नहीं सकते, सुनने वाली और बातचीत में कठिनाई होती है उनको, तो सुनने वाली मशीन की हेल्प ले सकते हैं और सांकेतिक भाषा की हेल्प ले सकते हैं। जो बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में उनको बहुत कठिनाई होती है, इसके लिए हमें सांकेतिक भाषा का उपयोग करना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, जिन्हें चलने में तकलीफ़ है, तो बहुत धीरे चलते हैं वो लोग बेचारे और उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है, स्टिक की आवश्यकता होती है, वॉकर की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने आप चलने में कठिनाई होती है। अन्य कोई शारीरिक मानसिक अक्षमता जिसके बारे में आप जानते हैं, तो एक डिस्लेक्सिया होता है बच्चों, जिसमें लिखने में कठिनाई होती है, तो इसके लिए किताबों और पठन सामग्री की आवश्यकता होती है हमें। फिर नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो यह जो उपकरण या ब्रेल अल्फ़ाबेट आपको दिखाया गया है, यह एक ब्रेल लिपि है। यह लिपि मोटे कागज़ पर 6 उभरे बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसके कारण इसे छूकर पढ़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा के ही फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो? तो दिव्यांगों के साथ हमें हमेशा सामान्य और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की ही अनुभूति हो। उनसे हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ, उनको ये तकलीफ़ है। निम्नलिखित तालिका को भरना है। तो पहला व्यक्तियों के नाम है, सुधा चंद्रन जी का नाम है ये। उनके पास एक पैर नहीं है, फिर भी वो भरतनाट्यम नृत्य में प्रसिद्ध हैं। रविंद्र जैन, जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, फिर भी वो संगीत में प्रसिद्ध हैं, अपना संगीत में उन्होंने नाम कमाया है। फिर शरद गायकवाड़ जी हैं, एक हाथ खराब है उनका, फिर भी वो तैराकी में प्रसिद्ध हैं। शेखर नायक जी हैं अगले, जो कि नेत्रहीन है, फिर भी क्रिकेटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इन व्यक्तियों से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना देकर हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो बच्चों, आपको ऐसे ये सब कुछ फिल करना है।